मुग़ल काल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे और मुग़लों के पिछले वीडियो में आपको मुग़लों की स्थापना बताए थे कि मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। और बाबर किन परिस्थितियों में भारत आया और भारत आके उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें आपको बताया था भेरा का युद्ध, पानीपत की लड़ाई, फिर खानवा, चंदेरी, घाघरा, और इन सभी युद्धों में बाबर विजेता रहा था। और बाबर की युद्ध नीति के अलावा उसकी एक और भी खूबी आपको बताई थी कि बाबर एक बहुत अच्छा पोएट था, कवि था। उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी, तो वो उस समय के भारत के इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल होती है। बाबर, आपको बताया था 1530 में उसकी मौत हुई थी। इसको पहले आगरा के आरामबाग में दफन किया गया था। फाइनली उसका जो मकबरा है काबुल में बना। और ये भी बताया था कि बाबर के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, फिर कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो बाबर ने, क्योंकि तैमूरियों के अंदर एक परंपरा थी कि अगर एक से अधिक बेटे होते थे तो वो अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देते थे, तो बाबर ने भी इसी प्रकार से अपने जो साम्राज्य था, जो मुगल एम्पायर उसने कब्जा किया था, जो स्थापित किया था भारत में, उसका उसने बंटवारा कर दिया। जिसमें हिंदाल को उसने, जो छोटा बेटा था उसका, हिंदाल को उसने मालवा दिया, अस्करी को संभल की जागीर दी, और काबुल और कांधार का जो क्षेत्र था इधर, ये उसने कामरान को दे दिया, और बाकी हिस्सों को उसने हुमायूं को दिया। हुमायूं बड़ा था, तो इसके बाद अगला बादशाह बना हुमायूं। हालांकि बाबर ने ये जो व्यवस्था बनाई थी ये इतनी स्थायी नहीं हो सकती थी, क्योंकि बाकी बेटों को उसने हिस्सा बहुत कम दिया और हुमायूं को ज़्यादा दिया। तो इसलिए बाकी तीनों जो थे वो हुमायूं से जलते थे, या कह लीजिए टेंशन में रहते थे। तो जब तक तो हुमायूं की स्थिति ठीक ठाक थी, तो बाकी इनमें हिम्मत नहीं हुई कि उसके साथ कुछ गड़बड़ कर सके। लेकिन जैसे ही हुमायूं की स्थिति कमज़ोर पड़ी, तो इन सबों ने फिर अपने अपने हित साधने शुरू कर दिए, और अपने फ़ायदे के चक्कर में उन्होंने हुमायूं को भी धोखा देना शुरू किया था। तो हुमायूं इनसे बाकी दुश्मनी से तो जूझा ही जूझा, जो उसके जीवन में जो समस्याएं रहीं, उसके साथ साथ उसको अपने भाइयों और अपने परिवार के लोगों से भी उलझना पड़ा था। तो ये जो हुमायूं का लाइफ है, हुमायूं के जीवन का लिखा हुआ है 1530 से 1540 तक जो इसका बादशाहियत का काल था, ये लिखा तो जाता है कि 10 साल ये बादशाह रहा, लेकिन एग्जैक्टली ये 10 साल एक जगह टिक के नहीं रह पाया था। हुमायूं जब बादशाह बना तो हुमायूं का नाम जो बाबर ने रखा था, तो बड़ी सोच समझ के उसका नाम रखा गया था। हुमायूं शब्द का मतलब होता है बहुत भाग्यशाली, वेरी लकी पर्सन। लेकिन नाम के उलट उतना भाग्यशाली था नहीं। भाग्य भी उसका अच्छा नहीं था, बाकी कुछ उसकी अपनी भी कुछ समस्याएं थी, उसकी अपनी कुछ कमजोरियां था। हालांकि हुमायूं एक बहुत अच्छा योद्धा, बहुत अच्छा संगठनकर्ता, बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन को संभालने वाला और अच्छा एक नेता था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, और कई सारे बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत भारी विद्वान था। उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी, एक उसकी प्रॉब्लम थी जो उसकी सारी खूबियों पर भारी पड़ी। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी हमारी खासियत होती, लेकिन सारी खासियत के अलावा अगर एक भी खामी रही, अगर एक भी समस्या रही, तो वो सारी खूबियों पर भारी पड़ती है, और उसे एक खामी की वजह से, एक समस्या की वजह से पूरी ज़िंदगी भटकना पड़ता है। यही हुआ हुमायूं के साथ। हुमायूं के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन हुमायूं के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हुमायूं लगातार काम करने की क्षमता उसके अंदर नहीं थी। वो लगातार संघर्ष नहीं कर सकता, संघर्ष तो करता था लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रख पाता था। जैसे दिल्ली से उसको गुजरात अभियान करना है, तो दिल्ली से गुजरात अभियान चलाता था, तो बहुत बड़ी सेना तैयार करता था, पूरा मालवा मांडू विजय करते हुए गुजरात तक पहुंच जाता था। अब गुजरात विजय हो गई, तो अब उसको एक बार एक अभियान के बाद उसको 2-3 महीने का टाइम चाहिए था। 2-3 महीने वो मस्त अपना मस्ती में लगा रहता था, खाना पीना, याशी, पार्टी शार्टी, शराब वराब पी के, अफीम खा के मौज मस्ती में लग जाता था। जब वो मौज मस्ती में लग जाता था, तो जिसको उसने हराया था उसको मौका मिल जाता था, वो फिर अपना सर उठा लेता था। अब फिर वापसी गुजरात से इसको दिल्ली जाना है, तो फिर से लड़ते हुए जाना पड़ता था। वही जाते समय व्यवस्था बनाते हुए चले जाते, तो वापसी में उतनी टेंशन नहीं होती। तो वही लड़ते हुए जाना, लड़ते हुए आना, यही इसका काम था। तो ये कंटिन्यूटी की जो कंसिस्टेंसी की जो समस्या थी, ये हुमायूं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसी का खामियाजा हुमायूं ने पूरी ज़िंदगी भटका, पूरी ज़िंदगी भुगता, और पूरी ज़िंदगी इसकी भटकते हुए गुजरी। तो ये जो हुमायूं का जो कैरेक्टर हमारे इतिहास में है, ये हमारे इतिहास का बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हमारे मुग़लों के में अगर हम अकबर के बाद अगर देखें, सबसे जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिलेगा वो हुमायूं का मिलेगा, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई, तो इसके लाइफ में गिरावट आई, फिर वो मजबूती से उभरा, फिर अपनी ताकत को बढ़ाया, फिर कमज़ोर हुआ, फिर बढ़ा। तो ऊपर नीचे इसके लाइफ में बहुत सारा जो था ग्राफ इसका ऊपर नीचे इसके जीवन का होता रहा था। तो बहुत इंटरेस्टिंग इसका कैरेक्टर बन के निकलता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। खैर, तो जब हुमायूं बादशाह बना
तो हुमायूं के सामने सबसे बड़ी समस्या एक तो इसके भाई, दूसरा एक गुजरात था, गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह भी अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, वो भी उत्तर की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा था। और उधर मुगलों के जो सबसे बड़े दुश्मन थे अफगान, क्योंकि आपको दिल्ली सल्तनत में बताया था कि सबसे अंतिम जो सल्तनत वंश था वो लोदियों का था, और लोदी अफगान लोग थे, और उन लोगों ने 75 साल का शासन किया था। तो उन 75 सालों में भारत के एक बड़े हिस्से पर अफगानों ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, और चप्पे चप्पे पर अफगान सरदार मौजूद थे। तो इन अफगानों ने मुगलों को सबसे ज़्यादा परेशान किया। मुगलों में जब शुरुआती दौर चला तो मुगलों को राजपूतों ने जितना परेशान नहीं किया, उससे ज़्यादा अफगानों ने परेशान किया था। पूरे मुगलों की समझ लीजिए कि 2-2.5 पीढ़ियाँ, बाबर, हुमायूं, अकबर भी 1572 तक अफगानों से जूझते रहे थे। तो सबसे तगड़ी टक्कर मुगलों को अगर भारत में किसी ने दी तो अफगानों ने दी, और उन्हीं अफगानों ने बीच में इन सबों को उखाड़ के फेंक भी दिया, मुगलों को हटा भी दिया भारत से। ठीक, तो अफगान एक बड़ी दुश्मन थे। अफगान जो थे इधर पूर्व वाले हिस्से में इकट्ठा हो रहे थे शेरशाह सूरी के नेतृत्व में, इधर गुजरात का बहादुर शाह और ये हुमायूं के भाई, यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज था, और इसी में ये पूरी जिंदगी उलझा रहा था। ठीक, खैर जब ये गद्दी पर बैठा फिर उसने कलिंजर अभियान किया। कलिंजर के राजा थे प्रताप रुद्रदेव को उसने बहुत आसानी से हराया। फिर उधर क्योंकि पूर्व में बंगाल की तरफ, जो बंगाल और बिहार का क्षेत्र था, इधर अफगान बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे, और अफगानों ने का जो एक मेन सरदार था शेरशाह, वो अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। और वहीं चुनार का किला सबसे मजबूत स्थिति में उस समय था, क्योंकि चुनार जो था वो दिल्ली, आगरा और बंगाल के बीच का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ था। एक तरीके से जो रास्ता दिल्ली से बंगाल जाता था तो उसमें चुनार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो चुनार पर जिसका कब्जा होता था, समझ लीजिए कि बंगाल पर पूरा नियंत्रण उसी का होता था। तो उसी चुनार पर कंट्रोल और उसके बाद बंगाल को नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगरे से हुमायूं आगे बढ़ता है, और वहीं पर 1532 में उसने दौरा का युद्ध लड़ा, 1532 दौरा का युद्ध। तो इस दौरा के युद्ध में उसने अफगानों को पराजित किया, और वहीं के बाद वो बिहार और इधर जौनपुर से होते हुए आगे बढ़ा था, और बिहार पर उसने कब्जा किया। दोहरिया या दौरा का युद्ध कहीं की किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। उस पर आक्रमण किया, और जाते जाते उसने चुनार का घेरा डाल दिया। तो चुनार का जो घेरा डाला तो उस समय चुनार का जो किलेदार था शेरशाह ने कंट्रोल किया, बहुत लंबे समय तक इसको रोक के रखा था चुनार पर। लेकिन फिर उसने क्योंकि अभी उसकी शेरशाह की स्थिति बहुत अच्छी हुई नहीं थी, तो शेरशाह ने हुमायूं से समझौता कर लिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, कि बोला कि आपको हम अधीनता स्वीकार करते हैं, ज़िंदगी भर आपके वफादार रहेंगे। और वहाँ से फिर उसको हुमायूं को वापस लौटा दिया। अब शेरशाह पर हुमायूं ने भरोसा कर लिया, ये उसकी बड़ी भूल भी थी और ज़रूरत भी, क्योंकि उस समय इधर गुजरात से विद्रोह की सूचनाएं आ रही थी, तो वहाँ से वापस लौट को उसको गुजरात की तरफ बढ़ना था। ठीक, तो चुनार का घेरा उठा के फिर वापस आगरा पहुँचता और फिर गुजरात की तरफ बढ़ता है, और गुजरात की तरफ इधर बहादुर शाह ने चैलेंज किया। तो हालांकि गुजरात की तरफ बढ़ने से पहले जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह ने राजपूताना और चित्तौड़ की तरफ हमला किया था, और उसी में जब हुमायूं की पहुंचने की सूचना होती है तो बहादुर शाह वापस गुजरात चला जाता है। फिर हुमायूं पहुंचता है गुजरात विजय हासिल करता है। बहादुर शाह गुजरात छोड़ के भाग जाता है मांडू में। फिर गुजरात पर कब्जा करता है हुमायूं, और गुजरात पर कंट्रोल करने के बाद इसने क्या किया कि गुजरात अपने छोटे भाई अस्करी को सौंप दिए कि अस्करी गुजरात को देखेगा, और अस्करी को सौंप के गुजरात से फिर हुमायूं निकला, और हुमायूं वहाँ से निकल के फिर मांडू पहुँचा। मांडू जाके उसने बहादुर शाह के खिलाफ अभियान छेड़ा, बहादुर शाह को पकड़ा। रास्ते में कई सारी लड़ाइयाँ उसकी हुई मांडू से पहले। फिर मांडू में जाके उसने आराम करना शुरू किया। मांडू का मौसम थोड़ा साफ सुहाना अच्छा मौसम था, मौसम का आनंद लेना शुरू किया। तब तक जब इधर ये मांडू में रहा, इधर जो अपने भाई को अस्करी को उसने गुजरात सौंपा था, तो अस्करी देखता है कि इधर हुमायूं इधर लग गया था, हुमायूं का मन इधर लग गया था और उधर वो खुश था। तो अस्करी ने सोचा, और गुजरात में अफगान अभी हावी हो रहे थे और मुगलों की पकड़ बन नहीं पा रही थी, तो अफगरी दिल्ली और आगरा विजय के लिए अपनी सेना गुजरात से लेकर सीधे आगरा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो अब पता चला मांडू में बैठा हुआ हुमायूं, उसको सूचना मिलती है कि उसका भाई जो अस्करी था वो आगरा पर कब्जा करके बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था। तो थके हारे सिपाहियों को जबरदस्ती, सिपाही चलने को तैयार नहीं थे, जबरदस्ती बहला फुसला के किसी तरीके से दौड़ते हुए वो
फिर पहुंचा अपने भाई अस्करी को राजस्थान में उसने अस्करी को रोका और रोक के अस्करी से समझौता कि इसको समझा बुझा के शांत कराया, उसके विद्रोह को शांत किया और फिर उसके साथ वो आगरा पहुंचा। तो पूरा ये समय इसका दौड़ते भागते इसी क्रम में गुजरा था। ठीक, खैर अब जब इधर ये गुजरात से वापस पहुंच के जब तक ये आगरा पहुंचता तब तक इधर जो चुनार वाला सूबेदार था शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया था और बंगाल पर हमला करके वहाँ के शासक से बहुत सारा धन दौलत लूट लिया था और अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी। और उसी के नेतृत्व में और भी अफगान जो थे वो इकट्ठा हो रहे थे। अब इधर अफगान अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और हुमायूं दिल्ली और आगरा पहुंचने के बाद उसने अपनी तैयारी करने के बजाय फिर से अय्याशी में लग गया और एक उसने दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की और एक नया शहर बसाने की कोशिश की और वहाँ खाना पीना पार्टी शार्टी ऐसो आराम अय्याशी में लगा। पूरा इधर 2-2.5 साल शेर शाह अपनी ताकत बढ़ाता रहा, उधर 2-2.5 साल जो हुमायूं था वो दिल्ली में दीन पनाह और अपने अय्याशी के चक्कर में पड़ा रहा। ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। तुरंत वो अभियान करता तो शायद शेर शाह को इतना मौका नहीं मिलता। इसी में शेर शाह को मौका मिला, शेर शाह अपनी ताकत बढ़ाया। फिर जब हुमायूं को लगा कि अब समय आ गया है, इसको सबक सिखाना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुमायूं अपनी सेना इकट्ठी करता है, पूरी सेना के साथ वो बंगाल की तरफ निकला। रास्ते में उसने फिर से चुनार का घेरा डाला। चुनार का घेरा उसने 2 बार डाला था। तो दूसरी बार जब वो 1537 में चुनार का घेरा जब उसने डाला तो पहले घेरे वाला शेर शाह नहीं था। पहले घेरे वाला शेर शाह बहुत कमज़ोर शासक था। अब 1500 से यानी जब दौरा का लड़ाई हुआ था 1532 में, तो उस समय शेर शाह बहुत कमज़ोर था। लेकिन अब इन समय में शेर शाह ने अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी। तो मुगलों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। आप सोचिए, केवल एक छोटे से किले चुनार को घेर के हुमायूं 6 महीने तक पड़ा रहा। अफगानों ने 6 महीने तक रोक के रखा और इसी में मुगलों का जो सबसे योग्य सेनापति था रूमी खां, तुर्की था वो, तो रूमी खां ने भी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन 6 महीने तक अफगानों ने वहीं इसको रोक के रखा था। अब जब इस पर कब्जा होना शुरू हुआ तो शेर शाह क्या किया कि चुनार छोड़ के सीधे निकल गया रोहतास की तरफ और अपने आप को अपनी ताकत उसने शिफ्ट कर ली इधर। और उसने ये सोचा कि हुमायूं आगे बढ़ेगा बंगाल की तरफ और उसी के सोच के अनुसार हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ा। एक बार शेर शाह ने संधि का प्रयास किया कि भाई हुमायूं से संधि हो जाए तो युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने ऑफ़र दिया कि भाई आप हमसे समझौता कर लीजिए, बंगाल हमें दे दीजिए और बिहार आप ले लीजिए। लेकिन बंगाल क्योंकि बहुत फर्टाइल लैंड था, बहुत उपजाऊ भूमि थी, हुमायूं शेर शाह को बंगाल देने को तैयार नहीं था। बिल्कुल वो मूड में नहीं था कि दे देगा। खैर, तो जब देखे कि संधि अब नहीं हो पा रही है तब शेर शाह ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली और पूरा चुनार से लेके बक्सर आरा तक का जो क्षेत्र था इसको बहुत अच्छे ढंग से उसने घेरा डाला। और हुमायूं एक तरीके से बंगाल पहुंचा। अब यहाँ पहुंच के फिर 3 महीने का समय उसने लिया, बताया, फिर ये ऐसी पार्टी शार्टी अफीम खा के पड़ा रहना शुरू किया। तो एक तरीके से इस घेरे में जाके फंस गया कौन? हुमायूं फंसा बंगाल में। अब इधर बीच में आ गया शेर शाह। अब इधर इस समय दिल्ली और जो आगरा मेन रीजन था ये खाली था क्योंकि बादशाह इधर फंसा हुआ, बीच में अफगानों में कौन? शेर शाह। यानी अब हुमायूं की स्थिति क्या हो चुकी थी? बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इसका मौका, यानी हुमायूं फंस चुका था वहाँ पर, अब इसका फ़ायदा फिर इसके भाइयों ने उठाया और हिंदाल ने जाके कब्जा कर लिया आगरे पर। यानी ये फंसा तब इसके भाइयों ने फिर कब्जा करने की कोशिश की। जब हिंदाल ने कब्जा किया आगरे पर तो उसको सबक सिखाने के लिए कामरान आता है। कामरान जो इसका भाई था, कामरान यहाँ पर काबुल का शासक था। तो कामरान फिर यहाँ पर हमला करता है दिल्ली आगरे पर। कामरान पहुँच जाता है और हिंदाल को वहाँ से हरा देता है। अब दिल्ली और आगरे पर कौन आ चुका था? हुमायूं का भाई कामरान का कब्जा हो चुका था और कामरान के पास इस समय अच्छी खासी सेना थी। 40,000 की पूरी फौज थी कामरान की और वो चाहता तो हुमायूं की मदद कर सकता था। लेकिन कामरान चाहता था कि हुमायूं यहीं रह जाए तो फिर बाकी भारत की सब गद्दी किसको मिलेगी? कामरान को मिलेगी। यानी इस एंड टाइम पर जब हुमायूं फंसा हुआ था तब उसके भाइयों ने अपना मौका अपना जो है कि हित साधा और दिल्ली और आगरे के उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। हुमायूं बहुत बुरा फंसा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और एक छोटी सी टुकड़ी को बंगाल में रखा और अपनी ताकत लेके फिर इधर बक्सर के रास्ते वो करमनाशा नदी को पार करने की कोशिश करता है। अपनी पूरी सेना लेके ये बस्ते बचाते किसी तरीके से पहुंचा।
शेर शाह ने उसको फिर से फंसाने की कोशिश की और उसको कहा कि हमसे समझौता कर लो और हम तुमको जाने का रास्ता दे देते हैं। अब उसके बहकावे में आके हुमायूं ने करमनाशा नदी पार की। अब उसको पता था नहीं, ये इसकी हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी कि वो शेर शाह के बहकावे में आ गया। अब करमनाशा नदी बक्सर के पास एक जगह है चौसा, बक्सर में चौसा एक जगह, तो वहीं करमनाशा नदी को पार जैसे ही करता है और वहाँ पर अपना डेरा डालना शुरू करता है और ऊंचाई पर शेरशाह की सेना थी और उसने सीधे ऊपर से शेरशाह के सवारों ने हमला करना शुरू कर दिया और लड़ाई होती है 1539 जिसको कहा जाता है चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। इस चौसा के युद्ध में शेरशाह ने एकदम बुरी तरीके से घेर के हुमायूं पर हमला किया। चौसा ये बक्सर में है, करमनाशा नदी की तट पर। इतनी भयानक लड़ाई लड़ी गई इस चौसा की लड़ाई में कि हुमायूं की पूरी सेना बिखर गई और हुमायूं की खुद की जान पर बनी। जब नहीं उसने और कोई रास्ता देखा, चारों तरफ से हुमायूं घेरा, तो हुमायूं अपने घोड़े समेत करमनाशा नदी में कूद गया। सोचिए, घोड़े समेत वो अपनी जान बचा के भागा और घोड़े के साथ ही सीधे जंप लगाया उसने करमनाशा नदी में और अपनी जान बचाई। अगर वो उस दिन करमनाशा नदी में नहीं कूदता तो हुमायूं मुगल साम्राज्य तो वहीं ख़त्म हो गया होता, चौसा में ही। खैर वो जाके कूदा नदी में और वहाँ पर एक भिश्ती था, उस भिश्ती ने हुमायूं को बचा के तैर के हुमायूं ने पार किया। फिर एक भिश्ती ने उसकी सहायता की और उसकी मदद से हुमायूं ने अपनी जान बचाई। बाद में जब हुमायूं बादशाह बना था तो उस भिश्ती को, जिसने करमनाशा नदी को पार करने में हुमायूं की मदद की थी, तो उस भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया था। तो उसने भिश्ती जो चमड़े का थैला लेके चलते थे पानी वानी पिलाने के लिए, तो उसने एक चमड़े का सिक्का चलाया था। तो उस भिश्ती को हुमायूं ने याद रखा था। खैर, तो ये जो चौसा की लड़ाई थी बहुत निर्णायक साबित होती है। बुरी तरीके से हारा, पूरी सेना बिखर गई। हुमायूं खुद अकेले वहाँ से घोड़े पर से करमनाशा नदी में कूदा और तैर के नदी को पार करता है और फिर भाग के किसी तरीके से वो आगरा पहुँचा। अब आगरा पहुँचा तो आगरा में इसका भाई था कामरान। अब कामरान के पास 40,000 की सेना थी, लेकिन उसने मदद नहीं की और वो अपनी सेना लेके वापस काबुल लौट जाता है। अब बचा हुमायूं। अब हुमायूं के पास ये दोनों भाई थे, अस्करी और हिंदाल। तो अस्करी और हिंदाल को उसने साथ लिया। अब क्योंकि अस्करी हिंदाल साथ क्यों देते और कामरान ने साथ क्यों दिया? क्योंकि कामरान के पास 40,000 की सेना थी, ताकत थी। वो सोचा कि इन सबों को निपट लेने तो फिर हम बनेंगे। उसने मदद नहीं की। ये दोनों गरीब थे तो इन सबों ने मदद की हुमायूं की, क्योंकि ये खुद मुसीबत में थे। तो दोनों भाई फिर हुमायूं की तरफ से तैयारी करना शुरू किए। हुमायूं ने फटाफट सेना भर्ती करना शुरू किया, लेकिन तब तक शेरशाह अपनी पूरी तैयारी के साथ आगरे की तरफ बढ़ता है और आधी अधूरी तैयारियों के साथ अगली ही लड़ाई होती है 1540 में, जिसको कन्नौज का युद्ध कहा जाता है या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम। तो इस कन्नौज के युद्ध में हुमायूं के पास क्योंकि तैयारी करने का समय ज़्यादा मिला नहीं था, आधी अधूरी तैयारियों के साथ उतरा। इधर शेरशाह पूरी तैयारी के साथ बढ़ा था और बुरी तरीके से उसने हराया। और यही कन्नौज का युद्ध था कि अब भारत से मुगलों की सत्ता समाप्त हो जाती है। यानी इस कन्नौज के बाद हुमायूं को भारत से बाहर ढकेल दिया गया। और इसी लड़ाई में इसके ये दोनों जो भाई थे, अस्करी और हिंदाल, ये दोनों इसी चौसा की लड़ाई में मारे गए थे, दोनों खत्म हो गए थे। ठीक, तो जब ये दोनों मारे गए, हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। यानी 1540 जो कन्नौज की लड़ाई है, अब भारत से मुगल सत्ता की समाप्ति हो जाती है और हुमायूं भारत से बाहर चला जाता है। अब जब हुमायूं भारत से बाहर भागा तो फिर से अफगानों ने बताया था कि शेरशाह अफगान था, फिर से अफगानों की सत्ता स्थापित होती है और राजा बनता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ये जो शेरशाह सूरी था, इसका टाइम पीरियड जो था 1540 से 1545 तक था, 1540 to 1545। ठीक, अब इस शेरशाह सूरी जो था ये अफगान था। तो एक तरीके से कहा जाए कि अब द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। क्योंकि पहले जो अफगान थे, लोदी आपको बताया था सल्तनत में, फिर बीच में मुगल आ गए, फिर हुमायूं को हरा के फिर से शेरशाह सूरी आता है और इस शेरशाह सूरी ने दूसरे अफगान राज्य की स्थापना की। अब जब शेरशाह जब बना बादशाह, तो शेरशाह के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। शेरशाह जो था
इसके जो पिता थे ये जौनपुर के एक छोटी सी जागीर थी, उसी के जागीरदार था उसका पिता, हसन उसका नाम था। फिर बाद में वहाँ से फिर जागीरदारी जब छीनी तो फिर वहाँ से बिहार चला आया और बिहार में एक बिहार का जो एक सूबेदार था उसके यहाँ उसने नौकरी करनी शुरू कर दी और नौकरी करते करते फिर अपने बहादुरी के बल पर वो एक उसका अपने सूबेदार का दाहिना हाथ बना और फिर उसी सूबेदार की रक्षा क्रम में माना जाता है कि शेरशाह ने एक शेर को मार डाला था। शेर ने हमला किया था, उसको शेर ने मार डाला। तो पहले उसका नाम शेर खां था, लेकिन जब शेर खां की उसने शेर को मार डाला तब उसका नाम शेरशाह पड़ा। ठीक, तो फिर जब शेरशाह के नाम से ये काम करता रहा और ये पहले एक तरीके से भाड़े का सिपाही की तरीके से भी काम करता था। भाड़े का सिपाही का मतलब है कि जैसे जब आपको बताया था ये चंदेरी का युद्ध लड़ा था बाबर 1528 में, तो जो 1528 की चंदेरी की लड़ाई थी जिसने बाबर ने हमला किया था मेदिनी राय के ऊपर, तो उस चंदेरी की लड़ाई में शेरशाह सूरी एक आम सिपाही की हैसियत से मुगलों की तरफ से लड़ा था। यानी चंदेरी के समय एक आम सिपाही की हैसियत थी। भाड़े के सिपाही होते हैं, पैसा लेके लड़ते हैं, तो भाड़े की सिपाही की हैसियत से शेरशाह सूरी मुगलों की तरफ से यानी बाबर की सेना में भर्ती हुआ था, चंदेरी के शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो सोचिए जो 1528 में एक आम सिपाही था उसी ने 1540 में मुगलों को उखाड़ फेंका। यानी बाबर का एक आम सिपाही हुमायूं को यानी बाबर के बेटे को ही उसको भारत से बेदखल कर दिया था। ये था शेरशाह सूरी का व्यक्तित्व। यानी एक छोटे पद से उभरा एक आम सिपाही की हैसियत से उभरा और उभरते उभरते बादशाह तक वो पहुंचा था। हालांकि बादशाह तक का जो उसका सफ़र था उसमें केवल उसकी व्यक्तिगत वीरता या व्यक्तिगत योग्यता का ही योगदान नहीं था, और भी कई सारी चीज़ों का योगदान था। ये बहुत शातिर आदमी था और इसने अपने राज्य और अपने आप को मजबूत करने के लिए कई सारी शादियाँ की, स्पेशली विडो मैरिज, विधवा विवाह का मतलब कि जिन सरदारों की मौत हो जाती थी तो उनकी जो विधवाएं बचती थी तो उन विधवाओं से वो शादी कर लेता था। जब विधवाओं से शादी कर लेता था उनका किला, उनका राज्य वो हड़प लेता था। कि जैसे खुद जब बिहार में जब चुनार था, चुनार के किलेदार की जब मौत हुई तो चुनार के किले की किलेदार की वाइफ थी लाड़ मलिका कोई बेटा नहीं था और उसके पति की मौत हो गई। तो लाड़ मलिका से खुद शेरशाह ने शादी की और चुनार पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से गाजीपुर का जो सूबेदार था, गाजीपुर के सूबेदार की मौत हुई तो उसकी मौत के बाद भी उसकी विधवा से भी शादी की। एक उस समय बहुत बड़ा एक अफगान योद्धा था, काला पहाड़ नाम का एक बड़ा अफगानी योद्धा था। जब उसकी मौत हुई तो उसकी विधवा से भी शादी कर ली। तो 3-4 विधवाओं से उसने शादी की। तो विधवाओं से शादी कर के वो अपने आप को मजबूत बना रहा था। तो उसकी व्यक्तिगत वीरता के साथ साथ विधवा विवाह का भी बड़ा योगदान था। समाज सुधारक टाइप से काम कर रहा था, विधवाओं का उद्धार कर रहा था। खैर, विधवाओं का उद्धार नहीं कर रहा था, वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था। तो धीरे धीरे करके वो अपनी ताकत बढ़ाता है, यानी बहुत नीचे से वो ऊपर तक गया था। तो बहुत अनुभवी था और जब ये गद्दी पर बैठा, जब बादशाह बना तो उसकी उम्र 65 साल के ऊपर चली गई थी। मतलब एक मैच्योर पकी हुई उम्र में वो बादशाह बना। जैसे हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, बहुत नीचे एक आम प्रचारक की हैसियत से भर्ती होते हैं राजनीति में, फिर धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री बनते, मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री। तो ये भी बहुत नीचे से बना, इसलिए तपा हुआ था। बहुत अच्छा योद्धा था, सारी चीज़ों की इसकी जानकारी थी, तो बहुत तगड़ा ये योद्धा बन के उभरा था। हर चीज़ ये जानता था, नस नस के पूरे साम्राज्य के नस नस से ये वाकिफ था। इसीलिए अपने 5 साल के इस छोटे से शासन के दौरान इसने बहुत सारे काम किए। पहले इसके कुछ राजनीतिक काम देखते हैं। इसकी राजनीति में जो सबसे अच्छा तो नहीं कह सकते, सबसे घटिया काम जो इसने किया, जो इसके कैरेक्टर पर सबसे बड़ा दाग लगाता है, कि जब इसने मालवा अभियान के दौरान लड़ाई लड़ी, तो जब ये आगे बढ़ा, राजपूताने की तरफ आगे बढ़ा, तो वहाँ के जो राजा थे, राजा से इसने समझौता किया कि भाई आप, जब उसने घेरा डाला तो घेरा डालने के बाद राणा ने उससे भाई समझौता किया कि हमारे परिवारों को निकलने दिया जाए और किला हम आपको सौंप देंगे। तो किला खाली करने के बदले में राणा ने अपने परिवार और उनके सदस्यों की सुरक्षा मांगी। तो शेरशाह ने सौगंध दी कि ठीक है, आपका परिवार निकल जाएगा और किला हमारे हवाले हो जाए। तो इस बात को लेकर जब वो
उसके राणा ने अपने 1000 राजपूत बीवी बच्चों और जो उनके परिवार थे जब निकले किला खाली कर रहे थे, तो शेर शाह ने धोखे से, वो लोग समझौते का उल्लंघन करते हुए उनके परिवारों पर हमला किया और पूरे के पूरे 1000 लोगों का उसने कत्ल करवा दिया। जबकि समझौता इसी शर्त पर हुआ था कि उनको सुरक्षित निकलने दिया जाएगा और उनको सुरक्षित निकलने के एवज में किला दे दिया जाएगा। रायसीन के किला के बाहर ये लड़ाई हुई थी। रायसीन के किले की। अब सोचिए इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि राजा ने समझौता किया, इसने कसम खाई कि आपके परिवारों को हम सुरक्षित निकलने देंगे, इसके बदले में किला हमें मिल जाएगा। पता चला परिवार निकल रहा है, सबको उसने मार डाला। इस बात से इतनी फ्रस्ट्रेशन, उसका एक सिपाही सालार था कुतुब खां शेर शाह सूरी के इस धोखे से इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो धोखेबाज भी एक नंबर ही था ये। बाकी मतलब व्यक्तिगत वीरता के साथ साथ धूर्तता जिसको बोलते हैं, इसके गुण भी बहुत अच्छे से थे शेर शाह के अंदर। खैर बाकी वीरता के काम किए, लेकिन ये जो मालवा में जो रायसीना के किले को कब्जाने के लिए धोखा दिया था, वो बहुत मतलब बड़ा कलंक साबित होता है इसके लिए। ठीक, चलिए इसके अलावा मारवाड़ में उसने अभियान किया और पूरे 10 महीने उसको लगे थे। 10 महीने के अंदर पूरा राजपूताना पर उसने कब्जा कर लिया। हालांकि मारवाड़ के युद्धों में उसको नुकसान उठाना पड़ा था और एक समय तो उसकी हार सामने खड़ी हो गई थी। राजपूतों ने बड़ी कड़ी टक्कर दी शेर शाह को। तो वहीं मारवाड़ से युद्ध के समय उसने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग अपना पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था। लगभग खो ही दिया था, लेकिन बाई लकली उसके हाथ में आ गया। ठीक, खैर इसने फिर 1545 में कलिंजर किले का घेरा डाला। जब कलिंजर किले का घेरा इसने डाला तो इसकी तोपें जो थी कलिंजर किले पर गोला बरसा रही थी। तो जब गोला इसकी तोपें दाग रही थी, क्योंकि खुद ये बहुत अच्छा योद्धा था, तो अभी किला के दरवाजे नहीं खुल पा रहे थे। तो ये अपने तोपचियों को डायरेक्शन दे रहा था कि इस तरीके से इतने एंगल पर हमला किया जाए ताकि गोला और इफेक्टिव ढंग से लड़े और किले का द्वार टूटे। तो वहीं अपने जो तोपचियों को निर्देश दे रहा था, तब तक एक जो गोला था वो किले की दीवार से टकराया बारूद का और वहाँ पर न फट के टिप्पा खा के वापस चला आया। और जब गोला फेंका गया, दीवार से टकरा के वो बारूद वापस चला आया और जहाँ ये शेर शाह खड़ा था वहीं पर बारूद का ढेर रखा हुआ था और वहीं पर वो गोला आके फटा और वहीं पर जल के झुलस गया पूरी तरीके से, पूरा झुलस गया। हालांकि मरा नहीं, झुलसा, घायल हुआ, उसका इलाज किया जाने लगा। फिर बाद में इन सबों ने, अफगानों ने हमला किया और कलिंजर किले पर कब्जा कर लिया। तो जब उसके कान में खबर सुनाई गई कि हाँ हम लोग का कलिंजर किले पर कब्जा हो गया, तब जाके वो मरा था। मतलब इतना उसको लाती है कि जब तक वो सुनता नहीं है कि हमने किला जीत लिया, तब तक उसके प्राण पखेरु नहीं हुए थे। इसके मरने के बाद इसका जो मकबरा है, शेर शाह सूरी का मकबरा, वो सासाराम में बनवाया गया और काफ़ी भव्य मकबरा बनवाया गया है तालाब के बीचों बीच में। तो सासाराम में जो शेर शाह सूरी का मकबरा है, वो मुग़ल जो स्थापत्य था, मुग़ल आर्किटेक्चर का जो भव्यता हम लोग बाद के समय में देखते हैं, उसके बिल्कुल शुरुआती लक्षण वहाँ से दिखाई देते हैं। तो सल्तनत के जो मकबरे बने, छोटे छोटे बनते थे, उसमें जो विशालता आनी शुरू हुई, तो उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण, सल्तनत और मुग़लों के जो बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है आर्किटेक्चर में, स्थापत्य में, वो शेर शाह सूरी के मकबरे की मानी जाती है। ठीक, जब शेर शाह सूरी की मौत हुई तो इसकी मौत के बाद इसका जो लड़का था इस्लाम शाह, वो बादशाह बना। लेकिन इस्लाम शाह के अंदर शेर शाह सूरी वाली योग्यता नहीं थी और ये साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। अफगानों में फिर से फूट पड़ गई और ये जगह जगह विद्रोह होने शुरू हुए और इस्लाम शाह ज़बरदस्ती उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो उसके अंदर व्यक्तिगत क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं थी और थोड़ा सा वो घमंडी टाइप से था, बहुत दम्भी टाइप से था। वो जब अपने जो उसके सरदार होते थे उनके बिल्कुल नहीं सुनता था, अपने हिसाब से सारे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। और कई बार उसने घमंड में इतनी सारी जो अपने जो आदेश वो जारी करता था, जो अध्यादेश जारी करता था, उसमें भी उसकी जो निरंकुशता की झलक दिखाई देती है। कई बार ऐसा होता था कि जो अपने फरमान जब भेजता था तो जहाँ खुद जाता था वहाँ तो सारा सम्मान उसका होता था, जहाँ वो खुद नहीं जाता था तो अपनी जगह वो अपना जूता भिजवा देता था। तो उसके जूते को सिंहासन पर रखा जाता था, जूते को सिजदा पे बोझ कराया जाता था, तो उसके सरदार जूते को भी सम्मान देते थे उसके। तो जब जूते को सम्मान दिलाया जाएगा तो फिर ऐसे शासक तो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। तो जो इस्लाम शाह था, यानी शेर शाह सूरी का जो बेटा था, इसका शासन लंबा नहीं चल पाया। इसका शासनकाल 1545 से 1553 53 तक ही था। इसके मरने के बाद एक छोटे से अल्पवयस्क 12 साल का इसी इस्लाम शाह का बेटा था फिरोज, उसको गद्दी पर बैठाया गया। हालांकि वो केवल 3 दिन था फिरोज। 3 दिन के बाद
मोहम्मद अली शाह ने उसकी हत्या कर दी और ये शेर शाह सूरी का वंश समाप्त हो गया। और इन अफ़गानों का जो सूरियों का जो वंश था वो फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा। तो जब इनका वंश छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से अफ़गान टूटे, उधर बताया था कि हुमायूं बाहर था। हुमायूं बार बार प्रयास कर रहा था भारत में वापसी की। तो जब इस्लाम शाह की मौत हुई, इस्लाम शाह की मौत के बाद जब यूसुफ आदिल शाह और बाकी सूरों ने फिर अपने आप को अलग अलग केंद्रीय सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उस मौके का फ़ायदा उठाया हुमायूं ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। तो इसकी जो सबसे निर्णायक 2 लड़ाइयाँ मानी जाती हैं जिससे मुग़लों की भारत में वापसी हुई, एक मई 1555। तो मई 1555 में एक लड़ाई हुई थी मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। ये जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था मुग़लों और अफ़गानों के बीच हुआ था। मच्छीवाड़ा पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसी मई 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुग़लों की विजय होती है और पंजाब से फिर इनकी जो अफ़गानों की कमज़ोरी उजागर होती है। इसके बाद जो निर्णायक लड़ाई हुई मुग़लों और अफ़गानों के बीच वो हुई थी जून के महीने में। जून 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सरहिंद। तो ये जो सरहिंद का युद्ध हुआ था जून 1555 में, ये मुग़लों और अफ़गानों के बीच हुआ था। मुग़लों की तरफ से बैरम खान ने भाग लिया था और अफ़गानों की तरफ से सिकंदर शाह सूर था और ये बहुत भयानक लड़ाई हुई थी सरहिंद की। इसी सरहिंद के बैटल के बाद फिर से हुमायूं यानी मुग़लों की भारत में वापसी होती है। ठीक, यानी अब जो सूर वंश था ये समाप्त हो जाता है, अफ़गानों की सत्ता समाप्त हो जाती है और मुग़ल वंश फिर से आता है। तो आपको जैसा कि बताया था कि मुग़लों को भारत से भगाया गया था। तो किस लड़ाई से भगाया गया था? तो कन्नौज की लड़ाई है, बैटल ऑफ बिलग्राम भी उसी को कहते हैं। तो 1540 में हुआ था। तो 1540 के कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई से अफ़गानों ने मुग़लों को भारत से बाहर किया और 1555 की सरहिंद की लड़ाई के बाद मुग़लों ने अफ़गानों को हरा के फिर से वापसी कर ली। यानी मुग़लों का जो भारत से एसाइलम था, भारत से जो इनका निर्वसन का जो टाइम पीरियड टोटल था वो 15 साल का था, 15 ईयर्स। यानी हुमायूं भारत से 15 साल बाहर रहा, 15 साल वो भटकता रहा, भटकते भटकते फिर से वो वापस आता है। तो जब फिर से वो वापस आता है, फिर से वापस आके अपनी सत्ता स्थापित करता है और उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता और जो 1555 में ही इसने अपनी जो दिल्ली में इसने अपनी लाइब्रेरी बनवाई थी दीनपना। तो एक दिन शाम को दीनपना से पढ़ के उतर रहा था, उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिर के लुढ़कते हुए उसकी मौत हो गई। तो इसी मुग़ल बादशाह के बारे में कहा गया जो लुढ़कते हुए जिया और लुढ़कते हुए मरा। ये स्टेटमेंट लेनगुन का था। तो जब इसकी मौत हुई हुमायूं की, तो ये इसका दूसरा शासनकाल था। ध्यान रखेंगे हुमायूं का जो शासनकाल था वो एक बार में नहीं था, 2 बार। पहला आपको बताया 1530 से 40, इस 10 साल पूरा लड़ते भिड़ते भटकते भागते गिरते पड़ते हो रहा। दूसरा जो उसका रिजीम था वो 1555 से 1556 यानी सरहिंद के बाद से। तो जब ये सीढ़ियों से गिर के मरा तो इसका जो मकबरा था, तो इसका मकबरा इसकी ही फेवरेट वाइफ थी हाजी बेगम इसकी बीवी थी, खास बेगम थी। तो हाजी बेगम ने इसका मकबरा दिल्ली में बनवाया और वो मकबरा बहुत भव्य बना। उसकी जो शिखर है वो संगमरमर की बनवाई गई, वो अकबर के समय में बनवाई गई थी। तो अपने आप में बहुत भव्य मकबरा इसका बना हुमायूं का। तो ये पहला मुग़ल बादशाह था जिसका मकबरा भारत में बना, क्योंकि बाबर का मकबरा आपको बताया था कहाँ पर बना था, वो काबुल में बना था। ठीक, चलिए, तो ये इनकी कंटिन्यूटी आ जाती है। यानी जो 15 साल का दौर था, यानी कन्नौज से लेकर सरहिंद, उसमें फिर से अफ़गानों का शासन था। हालांकि जो शेर शाह सूरी था इसने केवल 5 साल शासन किया, लेकिन इस 5 सालों में इसने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम किए, बहुत सारे ऐसे विशिष्ट स्पेसिफिक काम किए थे जिससे इसको आज भी याद रखा जाता है। शेर शाह सूरी की जो सबसे बड़ी देन थी भारत को, जो आज तक हम लोग देखते हैं, तो इसकी जो सबसे बड़ी देन थी शेर शाह सूरी की, कि इसने क्या किया था कि एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसका नाम था रुपया। ठीक है, तो रुपया कैसा सिक्का था? चांदी का था, सिल्वर कॉइन था और इसका जो वजन था वो 180 ग्रेन का था। ठीक है, तो 180 ग्रेन का क्या इसने चलाया? चांदी का सिक्का चलाया, रुपया। क्लियर? और यही रुपया इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि मात्र सोचिए शेर शाह सूरी ने केवल 5 साल शासन किया। इसके बाद मुग़लों का जो शासन था 250 सालों तक मुग़लों ने शासन किया, फिर 250 सालों तक अंग्रेज राज किया। लेकिन ये जो रुपया इसने चलाया वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि मुग़लों के समय भी चला, अंग्रेज़ों के समय चला और आज तक चल रहा है।
तो आज जो हमारी ऑफिशियल करेंसी है रुपया, वो रुपया नाम का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। और वो कैसा सिक्का था? चांदी का। और कितना ग्राम इसका वजन था? 180 ग्राम इसका वजन था। ठीक। दूसरी इसकी जो सबसे एक खास योगदान था कि इसने क्या किया था कि पेशावर से सोनारगांव, फ्रॉम पेशावर टू सोनारगांव, तो पेशावर से सोनारगांव तक उसने एक सड़क बनवाई थी, शाही सड़क थी वो। वही जो सड़क उसने बनवाई अपने सैनिक आवाजाही के लिए, उसको ठीक ठाक कराया, मेंटेन कराया। उसी सड़क को बाद में ऑकलैंड के समय इसको नाम दिया गया जीटी रोड। तो जो जीटी रोड हम लोग सुनते हैं आज, जीटी रोड, ये इसने कहाँ से कहाँ तक बनवाया था? पेशावर से सोनारगांव। तो पेशावर से सोनारगांव तक की जो सड़क है, जो हमारे अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 दोनों को मिला के ये जीटी रोड आता है। ठीक। तो ये पेशावर से सोनारगांव तक इससे अपने सैनिक आवाजाही के लिए इसने बनवाया था। और भी कई सारे सड़कें इसने बनवाई थी। सड़कों के मामले में इसने बहुत सारा काम किया था। एक सड़क इसने लाहौर से मुल्तान तक के लिए बनवाई थी। एक सड़क जोधपुर से चित्तौड़ के लिए भी इसने बनवाई थी। तो सड़कों के मामले में काफ़ी इसने काम किया। केवल 5 सालों में इसने बहुत सारा काम किया था। और इसकी एक और बात थी कि सड़कों के किनारे इसने कहा जाता है कि 1700 सराय बनाई। सराय का मतलब होता है कि सड़कों के किनारे कहा जाता है कि 8 मतलब 2 कोस पर, यानी 8 मील लगभग होता है, 2 कोस यानी 8 मील के आसपास वो क्या करता था, इमारतें छोटी छोटी बनवाता था और उसमें सराय बनवाता था। लोगों के खाने पीने ठहरने की व्यवस्था होती थी कि सैनिक कहीं जाएं तो वहाँ पर रुकें, खाएं पाएं। और उनकी हैसियत के हिसाब से, अब्बास खान शेरवानी लिखता है कि उनकी हैसियत के हिसाब से, यानी बड़ा आदमी है तो उसको अच्छा खाना मिलेगा, गरीब आदमी है तो उसको थोड़ा सा कम क्वालिटी खाना मिलेगा। उनको खाना मिलेगा। अगर घोड़े जा रहे हैं तो घोड़े को रखने की, उसके बांधने की और रहन सहन की सारी व्यवस्था वो करवा देता था। ठीक। तो उसी को सराय कहा जाता था। वही सराय बाद में विकसित हुए और कई सारे जो सड़कों किनारे कस्बे विकसित हुए, जैसे हम देखते हैं ना, मुगल सराय है तो ये हाजी सराय है तो काजी सराय है। तो ये ढेर सारी सराय, कई सारी सराय आज तक मौजूद हैं इसके समय के। तो इन सरायों का निर्माण इसी ने करवाना शुरू किया था। और ये इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी कि इनको अब आगे के समय तक, मुगलों के साम्राज्य तक, कहा जाता था कि ये साम्राज्य की धमनियां हैं, वेंस की तरीके से काम करती थी। क्योंकि सैनिक आवाजाही हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे सूचनाएं हो, सब कुछ इन्हीं के माध्यम से होता था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम था इसका, सरायों का निर्माण। ठीक। और भी बहुत सारे काम किए। सिक्कों के मामले में इसकी विशिष्टता थी ही, अपने सिक्कों को ढलवाने के लिए इसने 23 नए टकसाल बनवाए थे जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे। ठीक। चलिए, इसका जो ऑफिशियल हिस्टोरियन था अब्बास खान शेरवानी इसका ऑफिशियल हिस्टोरियन था, इसलिए इसकी तारीफ काफ़ी करता है। और इसके समय की कानून व्यवस्था और रेवेन्यू सिस्टम की भी बहुत सारी जानकारी देता है। इस समय जो रेवेन्यू सिस्टम था लगभग 1/3, 1/3 के आसपास वसूला जाता था। और उसने बताया है कि जो टैक्स लगता था व्यापारियों पर, तो बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगता था। केवल एक बार साम्राज्य में एंट्री करते समय एक बार टैक्स लगता था, फिर पूरे साम्राज्य में कहीं भी टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद जब सामान बेचा जाता था, बिक्री कर, सेल टैक्स जिसको बोलते हैं, बस वो लगता था। तो इसने पूरा उत्तर में पूरा एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी वजह से व्यापारियों को बहुत सारी सुविधा मिली। व्यापारियों को निर्बाध रूप से कहीं भी आने जाने और व्यापार व्यवसाय की गतिविधियों को बढ़ाने में सुविधा मिली। ठीक है। और इससे आर्थिक समृद्धि का एक दौर शुरू हुआ था, जिसके बारे में ये शेरवानी लिखता है कि अगर कोई बूढ़ी महिला सर पे सोने चांदी के गहनों का भरा हुआ टोकरा भी लेके चलती थी तो चोर डकैत तो उसको छूने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि शेरशाह सूरी इतनी कठोर या इतनी सख्त सजा देता था कि उसको चोर डकैतों को, कि इतने सख्त सजा के डर से कि अगर कोई खुले में टोकरे में अगर कोई औरत सोने चांदी का गहना लेकर घूम रही है तो उसको भी चोरी करने या छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यानी इसकी जो सज़ा थी बहुत कठोर सजाएं दिया करता था शेरशाह सूरी। तो इतनी कड़ाई से इसने व्यवस्था बनाई थी, जिसकी वजह से ये 5 साल का ही शासन था, लेकिन इस 5 साल के शासन ने ऐसी चीज़ें दी, चाहे रुपया हो, चाहे जीटी रोड हो, जो आज तक हम लोग देख रहे हैं। बाद के समय में 500 सालों तक अंग्रेजों और मुगलों का शासन रहा, लेकिन इन चीज़ों को वो लोग भी रिप्लेस नहीं कर पाए। तो इसीलिए शेरशाह सूरी का हमारे इतिहास में 5 साल का अल्पकाल का ही शासन था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्थान हम लोग देखते हैं। ठीक। चलिए, अब आते हैं कि इसने तो गैप को भरा, लेकिन ये जो था, अब इसके बाद इसका जो कैरेक्टर था, हुमायूं का कैरेक्टर, थोड़े इसके ऊपर भी बातचीत कर लीजिए। हुमायूं का कैरेक्टर आपको बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत इंटरेस्टिंग का मतलब है ये मुगलों में सबसे अच्छा खासा पढ़ा लिखा, सभ्य सुशील इंसान, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था। व्यक्तिगत योग्यता इसकी थी, लेकिन बताया था कि कुछ कमजोरियां भी थी।
जिनकी वजह से इसको भटकना पड़ा। लेकिन अपना जीवन इसने संघर्षों से इतना भर दिया था कि आने वाली पीढ़ियों ने इसके संघर्षों से बहुत ज़्यादा लाभ उठाए। चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, उन लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा पाई इसके संघर्षों ने, कि इसके संघर्षों ने मुगलों को एक तरीके से पूरे भारत में एक अलग पहचान दिला दी थी। हालांकि थोड़ा सा अय्याश किस्म का भी था ये। इसने आगरे में ही एक मीना बाजार लगवाना शुरू किया था कि जिसमें सुंदर स्त्रियों की खरीद बिक्री की जाती थी। सरदार और जो बड़े बड़े लोग होते थे उनकी सुंदर स्त्रियाँ मार्केट में निकलती थी और जो राजकुमार और जो बादशाह लोग होते थे वो उसको खरीदा करते थे। स्त्रियों की खरीद बिक्री के लिए मीना बाजार का जो कॉन्सेप्ट आगरे में शुरू हुआ था वो इसी ने शुरू किया। हालाँकि अबुल फजल इसको बड़ी इज्जत बख्शता है हुमायूं को और उसको इंसान काबिल कहता है, लेकिन इस कैरेक्टर के मामले में इंसान काबिल कहना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर लगता है। और इसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, नाच गाने के लिए एक ग्रुप बनाया था, अहले मुराद। अहले मुराद सिंगर्स एंड डांसर्स का एक ग्रुप था जो शाम को डेली इसका एंटरटेनमेंट करते थे। ये पढ़ा लिखा होने के साथ साथ अंधविश्वासी भी था, ज्योतिष वगैरह पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। अलग अलग कलर के कपड़े, अलग अलग अंगूठियाँ। जैसे नहीं होता है कि बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनेंगे तो शनिवार को काला कपड़ा पहनेंगे तो बुधवार को हरा कपड़ा पहनेंगे, तो इस तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग कलर के कपड़े, अलग अलग अंगूठियाँ, ये सारी चीज़ें ये इसके अंधविश्वासी होने का बहुत पुख्ता प्रमाण देती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल के आता है कि जो बहुत ऊंचाइयों, भाई बादशाह का बेटा था, इसके बावजूद उसको संघर्ष करना पड़ा, बाकी दुश्मनों के साथ साथ अपने पारिवारिक संघर्षों में उलझा रहा। फाइनली शेरशाह सूरी ने इसको भारत से बाहर भगा दिया। भगाने के बाद फिर संघर्ष करता है। सोचिए ये भागते भागते ईरान तक चला गया था। ईरान के शाह जो थे वो शिया थे, शियाओं से भी इसने शरण ली और शिया धर्म को भी उसने नकारा नहीं, उसने भी स्वीकार कर लिया और शिया भी बन जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वहाँ से भागते भागते फिर कामरान को हराते हुए काबुल छीनता है। फिर तो ये एक लंबा संघर्ष इसका दिखाता है और ये बताता है कि अपने जीवन में हमारे अंदर अगर बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी हमारे अंदर नहीं है तो सारी खूबियों पर पानी फिर जाता है और हमें भटकते हुए जीने पर मजबूर होना पड़ता है। और भटकते हुए जीना का, भटकते हुए मरना भी। भाई लुढ़कते हुए जिया, लुढ़कते हुए मरा। ठीक, चलिए, तो ये था हुमायूं। हुमायूं के बाद इसी का बेटा था अकबर। अकबर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तब के लिए थैंक यू।